Assalamualaikum everyone. I hope you are all are doing good. This is Arfa Shmeem, your campus counselor, welcoming you all in today's session. So today's session is all about the pursuit of perfection. It means how you inspire your examiner and you can score top marks in your paper. We will focus on the art of inspiring, how to inspire your examiner. Did you know that your paper is not just one-way communication? It's a chance for you to introduce your examiner that how much you give time your studies. It's a chance for you to introduce that how seriously do you take your academic career, how much effort you have put in your studies. Your examiner will see your dedication and personality reflected in your paper. So today's session is all about a two-way communication. I hope कि आप लोग भी actively participate करेंगे. Please take out a sheet and a pen to note down all the key points we will be discussing today. So here on the screen there are two papers. One is the best paper and one is the average paper. What do you think के दोनों पेपर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, दोनों ही बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन एक पेपर जो है वो एक बेस्ट पेपर है और द सेकंड पेपर इज़ एन एवरेज पेपर. इसका मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट के बेस्ट पेपर है, जिसके फुल मार्क्स आ रहे हैं, उसका गोल और उसका एम क्लियर था कि उसने फुल मार्क्स लेने हैं और उसने अपने पेपर को बेस्ट पेपर बनाया. आपने अपना टारगेट सेट करना होता है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए और देन आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी एफर्ट्स पुट करते हो. ठीक है, आपका पेपर बेस्ट पेपर होना चाहिए ताकि आफ्टर लाइक गेटिंग द मार्क्स, आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर, आप जो है वो बार्गेनिंग ना करें. योर पेपर इज जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट टू द एग्जामिनर. जिस तरह से आप बाजार जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, एक ब्रांड पे एक प्रोडक्ट है, आपने वो चीज़ ली और जितनी उस पे जो है वो लिखी होगी उसकी प्राइस आप उसको पे करके वो चीज़ ले लोगे. बट अगर हम किसी लोकल मार्केट में जाएँ तो हम बार्गेन कर लेते हैं कि हमें इतनी प्राइस देनी है. सो योर पेपर इज़ जस्ट लाइक द प्रोडक्ट कि आपको बार्गेनिंग ना करनी पड़े कि आपको आपने ये इतना कंटेंट लिखा, आपको क्यों फुल मार्क्स नहीं मिले. आपका ऑलरेडी जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फिनिशिंग, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि विदाउट एनीथिंग हम वो प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं. सो योर पेपर इज़ जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट. आपका पेपर भी इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो बगैर किसी आपकी जो है बार्गेनिंग के आपको फुल मार्क्स दे दे. आज अब हमने बात करनी है कि आपका पेपर एक बेस्ट पेपर कैसे हो सकता है. एक बेस्ट पेपर के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं. एक तो आपने ऑथेंटिक मटेरियल लिखना है और दूसरा जो है वो आपकी अटेम्प्ट और इम्प्रेशन. एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स उस वक्त देगा जब आपने एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी होगी. ठीक है, अगर आपको लगता है कि एग्जैक्ट वर्डिंग आप नहीं लिख सकते, मेक श्योर कि आप जो है अपनी डेफिनेशंस को 100% एग्जैक्ट लिखें जो आपकी बुक पे लिखी हुई है या जो आपके एग्जामिनर ने आपको बताई हुई है. टॉकिंग अबाउट द अटेम्प्ट एंड इम्प्रेशन, आपका जो है स्टूडेंट्स पेपर इतना बेस्ट होना चाहिए. आपने मेक श्योर करना है कि योर पेपर विल बी अ बेस्ट पेपर. ठीक है, by minimum reading you can get the maximum marks. You should have to convey each and everything to your write up. Fight for even a single marks because one mark will increase your 0.05 percentage in your aggregate. So fight for one mark even. ठीक है, you have to write example anything extra with the definitions if you want to achieve full marks in your board exams. So talking about how to attempt the paper, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है कि attempt the paper में क्या चीज़ें आती हैं. आपके पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती. अब हम इन तीनों चीज़ों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसकी अगर मेथडोलॉजी, इसकी टिप्स को समझ लेंगे तो हम हमारा पेपर एक बेस्ट पेपर बन सकता है. एमसीक्यूज की बात करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले तो आपके पास जब स्टेटमेंट आई है आपने उस स्टेटमेंट को रीड करना है केयरफुली और कीवर्ड देखना है कि की कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपसे पूछ क्या रहा है उस एमसीक्यूज में. देन अंडरस्टैंड, सेकंड स्टेप आता है कि आपने समझना है कि उसने आपसे क्या पूछा है. सॉल्व, अगर तो वो कोई न्यूमेरिकल है या कुछ सॉल्व करने वाला है, इफ नीडेड यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज. एंड देन जस्टिफाइड मीन्स कि अगर आपने एक ऑप्शन को चूज किया है कि दिस इज द राइट ऑप्शन, यू शुड नो कि बाकी ऑप्शन जो आपने चूज नहीं किए वो सही क्यों नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई चूज के ओके सी इज द राइट ऑप्शन, तो मुझे पता होना चाहिए कि ए सही ऑप्शन क्यों नहीं है, बी सही ऑप्शन क्यों नहीं है और सी क्यों सही ऑप्शन नहीं है. अगर आप इस मेथड के थ्रू अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो you will easily get 100% marks in your MCQs.
शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके पेपर में दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक तो रीजनिंग बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे रीजन पूछी जाती है, और एक थ्योरेटिकल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछ ली या बुक का कंटेंट है वो जो है सिंपल पूछ लिया कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, और उसको जो है वो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, अभी हम किस तरह से प्रेजेंट करना है उसकी भी हम आगे बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने सोचना है, अपने माइंड में एक स्केच बनाना है 1 मिनट कि आपने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है, आपके पास कितनी स्पेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 2 पेजेस हैं और आप लिखना स्टार्ट किया, जो उसने मेन आपसे पूछा कंडीशंस वो आपने लिखी नहीं और आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख रहे हो और आपके पास स्पेस ही खत्म हो गई है। तो मेक श्योर कि आप एक स्केच बनाओ लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसको इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ पे आपने डायग्राम बनानी है, कहाँ पे आपने उसकी डेरिवेशन लिखनी है, कहाँ पे उसको कंक्लूड करना है। ये सारा स्केच आपने बिफोर स्टार्टिंग द लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपने माइंड में बनाना है, और देन अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। टॉकिंग अबाउट द इम्प्रेशन, तो सबसे पहले कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, और आपके वर्ड्स की फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि उसको समझ आए। अगर आपने ए लिखा है तो एग्जामिनर को भी वो ए लगना चाहिए, आपका सी और ई में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपके आर और वी में भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। योर राइटिंग एंड योर वर्ड फॉर्मेशन शुड बी वेरी क्लियर। थिक एंड ब्राइट, आपने मेक श्योर करना है स्टूडेंट्स कि आप क्वालिटी इंक पेन यूज़ करें और अच्छा मार्कर यूज़ करें। क्वालिटी इंक पेन के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप SPS 10, पार्कर, पेलिकन, डक्स, ये वाले पेन यूज़ करें, ये अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम इंक की बात करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप इंक यूज़ कर रहे हैं तो आपने ब्राइट इंक यूज़ करनी है, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसका इंप्रेशन मेंटेन रहे। क्लैरिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे अभी हमने बात की कि आपके वर्ड्स प्रॉपरली जो हैं वो होने चाहिए। एडवोकेट स्पेसिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एडवोकेट स्पेसिंग, एडवोकेट इज अ वर्ड, स्पेसिंग इज अनदर वर्ड, देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो लेटर्स के बीच में स्पेस देते हैं। वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए? इट्स जस्ट लाइक योर लिटिल फिंगर, जितनी आपकी लिटिल फिंगर है इतनी स्पेस होनी चाहिए दो वर्ड्स में। तो आपकी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। लेटरिंग स्टाइल के आपके वर्ड्स आपने सही तरह से यूनिफॉर्म लिखे हैं, एक सिमेट्रिकल राइटिंग होनी चाहिए आपकी, एंड इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपने क्या लिखा हुआ है। जो हमारी रिकमेंडेशन है अभी क्वालिटी इंक पेन की, वो SPS 10, पार्कर, पेलिकन और डक्स है। क्वालिटी इंक की बात करते हैं तो आप पेलिकन या किसी भी अच्छे ब्रांड की इंक यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी मार्कर की बात करते हैं तो डक्स और डोलर, आप इनकी जो है वो मार्कर यूज़ करें। प्रॉपर पॉइंटर और फ्रेश इंक यूज़ करें। ठीक है, अगर एक मार्कर ख़राब हो गया है तो डोंट यूज़ दैट, यूज़ अ फ्रेश मार्कर। तो अभी हमने क्वेश्चंस की बात की है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन एक आपको आ सकते हैं। डेफिनेशन के आपसे पूछ लिया, डिफाइन दिस, डायग्राम, डेरिवेशन का क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया आपके पास क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेन दिस, प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, कंपैरिजन आ सकता है, और रेफरेंस कोड। अब हम वन बाय वन इसको देखेंगे कि इस डेफिनेशन वाले क्वेश्चन को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, डायग्राम वाले को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट, डेफिनेशन अगर आपको आपके पेपर में आ रही है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने डेफिनेशन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखनी है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है और जैसे आपके टीचर ने आपको क्लास में बताई है। डेफिनेशन में आप कोई भी वर्ड डिलीट या ऐड कर देंगे तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने एग्जैक्ट वर्डिंग में डेफिनेशन लिखनी है। हमेशा डेफिनेशन लिखने से पहले आपने एक हेडिंग देनी है, सब हेडिंग डेफिनेशन की, और स्पेलिंग्स प्लीज देख लें डेफिनेशन के। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट मेक्स द मिस्टेक कि वो डेफिनेशन के स्पेलिंग्स में NA लिख देते हैं। डेफिनेशन आपने हमेशा सेंट्रलाइज करके लिखनी है, सेंटर में लिखनी है, और इन्वर्टेड कोमास में लिखनी है। पेपर में आपसे पूछा गया डिफाइन दिस, तो इसके साथ आपने लाजमी कोई यूनिट, एग्जाम्पल, फॉर्मूला, जो भी आपको लगता है कि उस टॉपिक में आपको पता है वो आपने ज़रूर लिखना है। इट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कि आपने डेफिनेशन के साथ यूनिट, एग्जाम्पल, फॉर्मूला, अगर फिजिक्स में है तो फॉर्मूला लिखते हैं, बायो की कोई है तो एग्जाम्पल लिखते हैं, ये आपने डेफिनेशन के साथ ज़रूर लिखना है। यहाँ पे आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन था व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने ओके स्टूडेंट्स, यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल क्वेश्चन इन योर पेपर। अभी मैंने रिवीजन और टेस्ट सेशन में भी आपके टेस्ट चेक किए हैं, तो आप लोग पूरा पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर है, वो वहाँ से देख लेगा। आपने सिर्फ उसकी हेडिंग लिखनी है और अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। सबसे मेन पे आपने हेडिंग देनी है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी क्या है,
मेन हेडिंग, जैसे आपने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर मेन हेडिंग। और उसके बाद जैसे उस साइड पे आप जो हेडिंग लिख रहे हो वो आपकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और एग्जाम्पल है, ये आपकी है सब हेडिंग। मेन हेडिंग आपने सेंटर में लिखनी है और सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए और इसको डबल अंडरलाइन करना है। जो आपकी सब हेडिंग्स हैं वो साइड पे होगी, उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। और जो है इसको आपने सिंगल अंडरलाइन कर लें, या इसको अगर आप अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो इट्स टोटली फाइन। कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है उसकी हेडिंग सब हेडिंग जरूर बनाएं, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड देन एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि उसको जो है बड़ा क्लियरली उसको नजर आए कि ओके फाइन, आपने डेफिनेशन लिखी है, रिप्रेजेंटेशन और एग्जाम्पल हर चीज़ आपने अपने पेपर में मेंशन की हुई है इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के लिए। डायग्राम की बात करते हैं, जो डायग्राम आपकी नीट और क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए, प्रॉपरली प्लेस्ड, कि आपने किस जगह पर डायग्राम बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बना रहे हैं तो आपने डायग्राम हमेशा सेंटर में बनानी है, ठीक है। आपने अपने क्वेश्चन के भी सेंटर में बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, आपने स्टार्ट में डायग्राम बना दी और फिर अपना आंसर लिखा, नो। और ये भी नहीं करना कि आपने पूरा आंसर लिखने के बाद लास्ट पे डायग्राम बना दी, नहीं, आपने डायग्राम को सेंटर ऑफ द क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। पहले डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद डेफिनेशन, देन डेरिवेशन और फिर लास्टली उसका कंक्लूजन। और पेज के भी जो है वो सेंटर में आपकी डायग्राम होनी चाहिए। डायग्राम के नीचे आपने टाइटल जरूर लिखना है, डायग्राम को आपने बॉक्स में इनक्लोज करना है। लेड पेंसिल यूज नहीं करनी है आपने डायग्राम के लिए, यू हैव टू यूज द ब्लू मार्कर फॉर द डायग्राम। और नेसेसरी स्टेशनरी के, अगर आपने एक लाइन लगानी है उसको लेबल करना है, यू हैव टू यूज द स्केल फॉर द डायग्राम्स। यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहा होगा, दो डायग्राम्स हैं अमीबा की और पैरामीशियम की। अगेन आपने डायग्राम्स को सेंटर में बनाया है, उसको प्रॉपरली लेबल किया है, ठीक है। और बॉक्स में इनक्लोज करने के बाद नीचे उसका टाइटल लिखा हुआ है कि ये किस कौन सी डायग्राम है। डेरिवेशन और प्रूफ्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डेरिवेशंस का एक प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस। जैसे आपने बात किया कि अगर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपने सबसे पहले कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन, देन उसकी डेरिवेशन, उसकी डायग्राम आ रही है आप वो बनाएं, और उसके बाद लास्टली उसका कंक्लूजन। और जो भी रेलिवेंट डायग्राम है, हमने बात की कि हमने उसको सेंटर में बनाना है, पेज के भी सेंटर में बनाना है और क्वेश्चन के भी हमने सेंटर में बनाना है। यहाँ पे आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की है, जिसमें आपने सबसे पहले तो अपनी हेडिंग देनी है, ठीक है, सेंट्रलाइज हेडिंग जिसको हम मेन हेडिंग कहते हैं। उसके बाद आपने अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। डायग्राम यहाँ पे देखेंगे सेंटर में आ रही है क्वेश्चन के, और पेज के भी सेंटर में आ रही है। डायग्राम बनाने के बाद उसको बॉक्स में इनक्लोज किया हमने, और बॉक्स में इनक्लोज करने के बाद हमने नीचे उसके बाद उसका टाइटल लिखा है बॉक्स में ही कि ये हम क्या डायग्राम बना रहे हैं, या इसका ये एरिया जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है, एक्सप्लेनेशन में भी मेक श्योर कि जो आपका लास्ट फॉर्मूला है इसको भी आप हाईलाइट करके मींस मार्कर के साथ लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल आपको पता है कि आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। न्यूमेरिकल इज़ समथिंग कि अगर आप इसको प्रॉपर स्टेप्स के साथ और प्रॉपरली अगर सॉल्व करो तो आप 100% मार्क्स बड़े इजीली जो है वो अपने न्यूमेरिकल से ले सकते हैं। न्यूमेरिकल जब भी आपको आएगा, आपने सबसे पहली हेडिंग देनी है न्यूमेरिकल की, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। न्यूमेरिकल का हमेशा सोल्यूशन होता है, क्वेश्चन का आंसर होता है, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन शुड बी योर फर्स्ट हेडिंग, देन गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वी आई, देन उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर आप सिंपल जो है इसका वी आई लिख दोगे या एम लिख दोगे तो इट मेक्स नो सेंस, इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, देन उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखनी है। टू फाइंड में आपने लिखना है कि जो भी आपने फाइंड करना है, देन उसके बाद फार्मूला की हेडिंग है, जो इस न्यूमेरिकल में फार्मूला लगेगा उसको आपने इस फार्मूला की हेडिंग के नीचे लिखना है। कैलकुलेशंस में व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला और आपके पास आंसर आ रहा है दीज ऑल द कैलकुलेशंस, वो आपने कैलकुलेशंस के अंदर लिखना है उस हेडिंग के नीचे। उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट की हेडिंग लास्ट है जिसमें आपने वर्ड्स में लिखना है, यू हैव टू राइट द रिजल्ट इन द वर्ड्स के ओके द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज दिस, और उसके बाद उसको बॉक्स में इनक्लोज करना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड मेक श्योर के आपके पास न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ रहे हैं, आपके पास न्यूमेरिकल लॉन्ग में आ रहा है। आपने ये सारी हेडिंग्स को जो है वो फॉलो करना है इन द न्यूमेरिकल्स।
ऑल राइट, एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे हमने बात की कि पहले स्केच बनाना है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। टू द पॉइंट होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, रेलिवेंट जो पूछा गया है आप लॉन्ग में वही बता रहे हो, कंसाइज। ठीक है कि आप टू द पॉइंट लिख रहे हो और जो पूछा है वही लिख रहे हो। इट इज़ जस्टिफाइड कि यस, जो एग्जामिनर ने अपने क्वेश्चन में पूछा था आपके लॉन्ग के आंसर में भी वही चीज़ें, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, कुछ भी इररेलीवेंट नहीं लिख रहे। हेयर इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो अगेन हमने बात की कि हम जो है वो हेडिंग देंगे। फर्स्ट हेडिंग हमारी जो मेन हेडिंग होती है, हर क्वेश्चन की हेडिंग होती है और मेन हेडिंग ये बताती है एक्चुअल कि क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है देखने में कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये आपने एक ही दफ़ा लिखना है एज अ मेन हेडिंग। फिर अगेन आपकी सेकेंड हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में आपने डेफिनेशन को हमने पहले बात की कि डेफिनेशन को हम सेंट्रलाइज करके लिखेंगे। जब हमने इसको सेंट्रलाइज करके लिखा, इसका मतलब ये है कि 1 इंच स्पेस हमने राइट साइड पे छोड़ी है और 1 इंच स्पेस ही हमने लेफ्ट साइड पे, और उसको हमने सेंट्रलाइज करके लिखा है। और यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमास भी लगाने हैं कि हमने अपने डेफिनेशन को इन्वर्टेड कोमास में लिखा है। उसके बाद जितनी मैक्सिमम आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं उतनी आपने हेडिंग्स बनानी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी इक्वेशंस आ रही हैं, आपके पास केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन आ रही है, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है, आप उसको मार्कर के साथ बनाओ। देन लास्टली आपके पास डायग्राम है। डायग्राम आप पॉइंटर पेन किसी से भी बना सकते हो। और जो आपने बॉक्स बनाना है वो आप मार्कर के साथ इनक्लोज करो। उस बॉक्स के अंदर जो है इसके नीचे आपने उसका टाइटल लिखना है। उसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया वो भी आपने अगेन मार्कर के साथ लिखना है। एंड देन फाइनली जो आपका लास्ट फार्मूला है उसको भी आप मार्कर के साथ लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, टाइप्स ऑफ दिस, करेक्टरिस्टिक लिखें, यूजेस लिखें कार्बन के, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप बुलेट्स बनाएं। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बुलेट्स बने हुए हैं, बुलेट आपका हमेशा मार्कर के साथ होना चाहिए। और देन आगे जो आपने पॉइंट लिखना है वो आपने पेन के साथ लिखना है। और ये इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 आप जो है वो बुलेट्स लिखें, कि इन केस अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं तो वो एग्जामिनर को इजीली पता ना चले, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो है वो बुलेट को काउंट नहीं करता। बट इफ़ यू आर राइटिंग इट इन 1 2 3 4 तो इट शोज के ओके 4 पॉइंट्स लिखे एंड द फिफ्थ वन इज मिसिंग। लास्टली यहाँ पे हमारे पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं आप इनको बुलेट्स में लिखते हैं। अगर तो आप इसकी हेडिंग्स बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप लिखने के स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम का रिएक्शन रेट है और आपने हेडिंग दे दी रिएक्शन रेट की। यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर, तो स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे फर्स्ट में नेचर ऑफ एंजाइम की हेडिंग आ सकती थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, एक्टिव साइट की, तो एक्टिव साइट की हेडिंग दे दे। और इसके बाद जो है एंजाइम प्रोडक्शन, तो आप एंजाइम प्रोडक्शन की भी हेडिंग दे सकते हैं। यूजेस ऑफ एंजाइम, ये एक क्वेश्चन था आपका, तो इसमें भी अगेन आपने मेन सेंटर में हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ एंजाइम की, और उसके बाद आपने अपना आंसर लिखना है जिसमें आपके पास एक हेडिंग होगी। हेडिंग से पहले आपने कभी भी बुलेट नहीं लगाना। यहाँ पे बुलेट हमेशा आपने पॉइंट के साथ लगाना है, बुलेट मार्कर के साथ होगा एंड यू आर राइटिंग द पॉइंट विद द पेन। बट हेडिंग ऑलरेडी जो है वो हेडिंग से पहले आपने बुलेट नहीं लगाना। कंपैरिजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, कंपैरिजन लिखें। हमेशा कंपैरिजन आपने लाइन लगाकर ही लिखना है, ठीक है। कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अगर आप विदाउट द लाइन लिखेंगे तो वो कंसीडर नहीं होता। तो हमेशा आपके पास जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने उसको जो है वो लाइन लगा के लिखना है। जैसे आपके पास यहाँ पे था रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इसको भी अगेन आप जो पॉइंट से आप उसको बुलेट में लिख लें। इफ़ यू वांट टू मेक द हेडिंग्स आप उसकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं, ऑर्बिट्स की, एटम्स की, स्पेक्ट्रम की। और अगर आपके पास हेडिंग नहीं है तो आप उसको सिंपली पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, रेफरेंस कोड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको रेफरेंस कोड हमेशा आपने सेंटर में लिखनी है, प्रोमिनेंट करके, मींस के मार्केट, प्रोमिनेंट का मतलब यह है कि आप उसको मार्केट के साथ लिखिए। मेक श्योर कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो आपको एक्यूरेट होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। आप कोई हदीस लिख रहे हैं, आप कोई आयत लिख रहे हैं तो इट इज़ रेलिवेंट। कि आप जिस कंटेंट के ऐसे में लिख रहे हैं, आप किसी भी एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं, वो उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। प्रोमिनेंट करके लिखनी है, मार्कर के साथ सेंटर में लिखनी है, और उसका ऑथर जिसने वो कोटेशन दी है वो भी आपने उसका नाम ज़रूर लिखना है। हियर इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास जो है यहाँ पे हमने एक कोटेशन ऐड की और उसको हमने सेंटर में लिखा, हमने इसको मार्कर के साथ लिखा, वो प्रोमिनेंट हो रही है, और साथ में ब्रैकेट में हमने ये भी बताया कि वो कोटेशन किस ऑथर की थी।
टॉकिंग अबाउट द उर्दू में भी आपने स्टूडेंट्स मेक श्योर करना है कि आपने हर क्वेश्चन से पहले उसकी हेडिंग देनी है। अगर नज़म का खुलासा है तो आपने नज़म के खुलासा की हेडिंग देनी है। उसके अंदर जो सब हेडिंग जो आपके टीचर्स ने आपको बताया हुआ है, पैटर्न आपको बताया, उसको फॉलो करके मार्कर यूज़ करनी है प्रॉपर, और फिर एक क्वेश्चन एंड करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगेन उस क्वेश्चन की भी आपने मेन हेडिंग देनी है। दरख्वास्त है तो पहली हेडिंग होनी चाहिए आपकी दरख्वास्त नवीसी, फिर एक लाइन में उसका टाइटल कि आप किस टॉपिक पे दरख्वास्त लिख रहे हो, देन जो है वो आपने उसको एंड करना है। दिस इज़ अगेन फॉर द खुलासा तशरी। जब आपके पास इक़्तिबास की तशरी आ रही है, उसमें आप प्रॉपर जो है वो हेडिंग दे लें, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिनफ़ अदब, माखिज़। और अशार की तशरी में भी अगेन आप हेडिंग्स दो, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, जो मैक्सिमम हेडिंग्स आपके टीचर्स ने आपको बताई हैं, जो आप देते हैं हेडिंग्स, उनको मार्कर के साथ जो है वो ज़रूर लिखें। पाक स्टडीज़ की बात करते हैं। आइदर पाक स्टडी इज़ इन इंग्लिश और उर्दू, आपने हमेशा एक क्वेश्चन की सबसे पहले हेडिंग देनी है। वो हेडिंग ये बताएगी वो क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे आयन है, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने उसकी हेडिंग दे के देन अपना आंसर लिखना है। और कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं उर्दू में भी आपने उसको बुलेट्स में लिखना है, हेडिंग्स देनी है। इसमें भी आपके पास मेन हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी। इस्लामियात का पेपर जो है वो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले तो आपकी एक मेन हेडिंग है, सवाल नंबर 4 के बाद हम लिखा है ख़त्म नबूवत। ये शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन ख़त्म नबूवत की हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। उसके अंदर यहाँ पे आयत है, अगर तो आपने अरेबिक याद की है तो आप उसको लिखो और मार्कर के साथ लिखो। अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो आप डायरेक्ट तर्जुमा लिख रहे हो तो तर्जुमा को मार्कर के साथ लिखो। फिर उसके बाद जितनी आपने हेडिंग्स लॉन्ग क्वेश्चन में आप जितनी मैक्सिमम हेडिंग्स बना सकते हो ताकि वो बहुत ईजिली विजिबल हो जाए कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। इस्तिलाही मफ़हूम, और कोई भी आयत आ रही है उसका रेफरेंस आप ज़रूर लिखें। जैसे ये आयत अगर तो आपको कंफर्म है कि वो किस सूरा से है तो आप वो ज़रूर लिखते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप सिंपल इस ब्रैकेट में अल कुरान लिख सकते हैं। अगर आपने कोई हदीस लिखी है तो आपको नहीं पता वो हदीस किस बुक से है तो आप सिंपल उसकी हेडिंग में कोटेशन में नीचे लिखते हैं अल हदीस। और हेडिंग्स कोटेशंस मीन्स कि हदीस आ रही है, कोई भी तर्जुमा आ रहा है, आप उसको सेंट्रलाइज करके लिखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, या फिर आप उसको मार्कर के साथ लिखें। मैथ्स का स्टूडेंट्स यू नो कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कि आपने कोई भी जो है वो स्टेप मिस नहीं करना मैथ्स में, ठीक है। सारे प्रॉपर स्टेप्स लिखो। अगेन मैथ्स में अगर आपके पास कोई हेडिंग बन रही है क्वेश्चन की, सोल्यूशन की, तो आप वो हेडिंग दे दें। अगर नहीं बन रही, जस्ट राइट द क्वेश्चन और आप जो है वो उसको लिखना स्टार्ट कर दें, उसका आंसर। अब हम बात करेंगे, अब ये हमने बातें की कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, किन बातों को हमने फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे कि थिंग्स टू अवॉइड, कि क्या चीज़ें जो है वो हमने नहीं करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंग्लिश पेपर। ठीक है, आपके सामने एक पेपर है स्टूडेंट का, यहाँ पे इन्होंने 2 मिस्टेक की है। ठीक है, इसकी वजह से वह एक मिस्टेक का 0.5 मार्क्स आपका कट हो जाएगा ग्रामर की वजह से। तो मेक श्योर कि आपने ग्रामर को भी फोकस करना है, उसमें भी आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, इस सिंगल वर्ड ने पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया। स्पाइनल कोड इज प्रेजेंट अराउंड द वर्टिब्रा लिखा है, जबकि इट इज प्रेजेंट विद इन द, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विद इन एंड अराउंड। विद इन होता है अंदर और अराउंड होता है इर्द गिर्द, साइड पे। सो आपने एक वर्ड चेंज किया और उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया और आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप वर्ड टू वर्ड लिखें और अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो उसकी मीनिंग और उसकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। डू नॉट स्किप अ सिंगल स्टेप वाइल सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स इज ऑल अबाउट कि आपने सही आंसर नहीं लिख देना, सिर्फ आपने किस तरह से वो आंसर आया ये सारे स्टेप्स भी आपने मेंशन करने हैं। सो मेक श्योर कि आपने, जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट ने लिखा हुआ पेपर बी स्क्वेयर, समझ नहीं आ रही कि इट इज़ बी और नॉट, तो अगर आप मार्कर यूज़ करें, आपके वर्ड्स भी क्लियरली आपने लिखने हैं और प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके फिर अपना आंसर देना है। एग्जैक्ट वर्डिंग का अगेन ख्याल रखें, ठीक है। एट लीस्ट डेफिनेशंस को तो आपने वर्ड टू वर्ड ज़रूर याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके सामने है क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन उसकी वजह से उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एग्जैक्ट वर्डिंग का ध्यान रखते हुए अपनी डेफिनेशंस को, और अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट वर्डिंग को लिखें ताकि आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना हो। इफ़ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स और आप चाहते हैं कि आपका पेपर एक बेस्ट पेपर हो, तो आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ओके स्टूडेंट्स, डू नॉट लीव द स्पेसेस एट द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन दे रही है
कि आप जानबूझ के अनकॉन्शियसली ये मिस्टेक छोड़ रहे हैं, यू आर डिसीविंग द एग्जामिनर। आप उसको इतना सेंट्रलाइज करके लिख रहे हैं ताकि वो लगे कि आपने ज़्यादा लेंथ कवर की हुई है, और इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। टू मेक श्योर कि अगर आप एक चीज़ को सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो आपने सिर्फ जो है वो 1 इंच या ½ सेंटीमीटर की स्पेस छोड़नी है ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। बाकी ये सारी स्पेस आपने यूटिलाइज करनी है फॉर द आंसर। ऑल राइट। सो स्टूडेंट, आपने अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि वाई डू पीपल और स्टूडेंट्स यूज द रिमूवर। हम रिमूवर क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए ना। एंड दिस इज अ वेरी पैसिमिस्टिक अप्रोच। इफ यू आर यूजिंग द रिमूवर अ लॉट ऑफ टाइम, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर लैगिंग एट योर प्रेपरेशन पार्ट, आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है और आपको बार बार जो है वो कटिंग करनी पड़ रही है, आप बार बार रिमूवर यूज कर रहे हो। अगेन ये आपका जो है एक गुड इमेज होगा, वो उसको शैटर करेगा। सो डू नॉट यूज रिमूवर, डू नॉट यूज द वाइटनर इन योर बोर्ड पेपर। स्टूडेंट, डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। अगर आपने जो है वो उर्दू की या आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, आपने वेफल मटेरियल नहीं लिखना। वेफल मटेरियल मीन्स कि एक ही तरह का मटेरियल, मतलब डेफिनेशन आपको आती है, आप वही एक्सप्लेनेशन में लिखते जा रहे हो। दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। इट शोज़ द एग्जामिनर कि आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं है। उर्दू में भी अगर हम ये वर्ड देखें तो उन्होंने एक ही वर्ड पानी ही पानी हो गया, ये वर्ड बहुत दफ़ा अपनी तशरीह में लिखा लिखा हुआ है। तो इट गिव्स अ इम्प्रेशन कि ओके द स्टूडेंट की जो है वो प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, और इसने जो है वो खुद से ये लर्न भी नहीं किया और इसको बनाया हुआ है, और इस वजह से जो है वो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। ऑल राइट। सो डायग्राम बनाते हुए स्टूडेंट्स, आपने ये मेक श्योर करना है कि डायग्राम आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए, और आपने जो है उसको मार्कर के साथ बनाना है। ठीक है, बॉक्स को मार्कर के साथ इनक्लोज करना है, और पेज के सेंटर में होनी चाहिए। और डायग्राम जो है अगेन आपने, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, अगर स्केल से डायग्राम कोई लाइन स्ट्रेट है तो उसको प्लीज स्केल यूज करके आपने वो लाइन बनानी है। स्पेलिंग्स और ग्रामर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप ग्रामर और स्पेलिंग्स की मिस्टेक करोगे तो ये भी इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन और आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने पेपर में स्पेलिंग और ग्रामर की अनकॉन्शियसली ये सारी मिस्टेक्स जो हैं इनको अवॉइड करना है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर आवर Pursuit of Perfection lecture. If you have any question, you can ask.